अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं ज़ुहैब हसन। रिपोर्ट कार्ड में जो इश्यूज़ हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन शुरू में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज NA 75 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब हुआ और उसमें जो कुछ सबने देखा, दोनों जमातों के वर्कर्स गुत्थम गुत्था हुए। न सिर्फ गुत्थम गुत्था हुए बल्कि 8 अफराद ज़ख्मी हो गए, 2 अफराद की जान भी चली गई। तो अब ये क्या ट्रेलर है आने वाले वक्त में जो इंतखाब होने जा रहे हैं? क्योंकि इंतखाबी इस्लाहात कोई नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन उस तरीके से मजबूत बनाना उसको वो भी नहीं दिखाई दे रहा, फिर सियासी जमातों की तरफ से जिम्मेदारी का मुजाहरा करना वो भी सामने नहीं आ रहा है। तो होगा क्या? क्योंकि कल हमारे शो में सवाल यही था कि पार्लियामेंट क्या ये सब कुछ करेगी, क्योंकि पार्लियामेंट एक मुर्दा शख्स को जिंदा नहीं कर सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। लेकिन जो हालात आज के भी इजलास के उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट इंतखाबात में कामयाबी के लिए जहांगीर तरीन से रब्ता कर लिया है। इस्लामाबाद से सेनेट उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख ने जहांगीर तरीन से मदद मांग ली है, जबकि जनूबी पंजाब के नाराज MPs को वो मनाने के लिए रब्ता करेंगे। दूसरी तरफ जरा ये बताते हैं कि जहांगीर तरीन ने भी अब्दुल हफीज शेख की हिमायत का ऐलान कर दिया और ये यकीन दहानी करवाते हुए कहा है कि आप दोस्त हैं, आपसे मुकम्मल ताउन होगा। इससे कबल 2018 के आम इंतखाबात में आपको याद होगा कि पार्टी पोजीशन मजबूत करने के लिए जहांगीर तरीन ने आज़ाद उम्मीदवारों और इत्तेहादियों को मुतहरिक करने के लिए पार्टी सपोर्ट किया था। ताहम ये जो शुगर स्कैंडल आया था, ये सामने आने पर जहांगीर तरीन और पार्टी के ताल्लुकात में वाज़ेह शिगाफ आ गया था। अब एक बार फिर पार्टी की जानिब से जब जहांगीर तरीन से मदद मांगी गई है, तो क्या जहांगीर तरीन दोबारा अपनी जगह पार्टी में बना पाएंगे? यही आज का सवाल है, बहुत अहम सवाल है। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ हैं, महमल सरफराज, बेनज़ीर शाह और इरशाद भट्टी साहब ने भी ज्वाइन किया है। तो सवाल हमारा यही कि सेनेट इंतखाबात से कबल एक बार फिर मुतारिक हो गए हैं जहांगीर तरीन। जनूबी पंजाब के नाराज MNA से उन्होंने रबते भी शुरू कर दिए हैं। हफीज शेख ने ये कहा था जहांगीर तरीन से कि उनकी मदद दरकार है, ताउन मांगा उन्होंने। जहांगीर तरीन ने भी यकीन दहानी कराई। क्या जहांगीर तरीन एक बार फिर तहरीक इंसाफ में अपनी वही जगह हासिल कर पाएंगे या नहीं? हाँ या नहीं का ऑप्शन है। मजहर साहब, मेरा ख्याल है मुश्किल है इस वक्त सूरत हाल, क्योंकि अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ को, जिसको बड़ा प्योर क्लीन जमात के तौर पे वो सामने आई थी और 2011 के बाद उसमें एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग आए थे जो बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड रखते थे। 2013 के बाद से क्या हुआ, और ये खुद तहरीक इंसाफ के लोगों के सोचने का सवाल है। क्या वजह है कि ये बात अहम नहीं है कि आपने 2018 में इलेक्शन जब हुए तो आपने 20 MPs को फारिग कर दिया। सवाल ये है कि वो 20 MPs आपने बनाए क्यों, जो लोग अपने ज़मीर बेच देते हैं, और आज भी आपको 2.5 साल बाद भी वही क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है कि आपको कभी जहांगीर तरीन की कुमक की ज़रूरत पड़ रही है, कभी कवानीन की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे कमिटेड लोग आपके असेंबलियों में क्यों नहीं हैं कि जो जो कोई कितनी भी ऑफर हो वो रिफ्यूज़ कर दें? और यही यही फ़र्क होता है, यही तहरीक इंसाफ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये नहीं आप जो 20 लोगों को निकाला है, ये भी तो मालूम किया जाए उन 20 लोगों को टिकट किस बुनियाद पर दिए गए थे। आखिर क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ में कमिटमेंट की इतनी कमी पाई जा रही है कि उनको खदशा है कि लोग टूट रहे हैं और लोग टूट जाएंगे, तो अब उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। ये सबसे बड़ा चैलेंज खुद तहरीक इंसाफ के लिए है। वो कवानीन बने, शफाफियत आए। फर्ज करें बहुत शफाफ इलेक्शन हो जाते हैं, बहुत ही जो है सारे लोगों के जो ज़मीर जाग पड़ते हैं और ज़मीर के मुताबिक वो फैसले देते हैं, तो फिर भी यही सवाल अपनी जगह रहेगा कि मैं, अगर मेरी जमात में ऐसे कमिटेड वर्कर्स हैं कि चाहे सीक्रेट बैलेट हो, चाहे जितना भी खुफिया चीज़ों को रखा जाए, मेरा कारकुन नहीं बिकेगा। बिकता वही है जिसकी कीमत लगती है, और जो जो नहीं बिकता उसको आप लापता तो कर सकते हैं, लेकिन उसके ज़मीर का आप सौदा नहीं कर सकते। और यही मेरा ख्याल है कि इस इलेक्शन का सबसे बड़ा अहम उनसर भी यही है। बाकी जमातों में ये चीज़ें रही हैं, हमने देखे हैं, लेकिन आप देख लें कि आप मुशाहिदुल्लाह को उठा लें, मरहूम को, या परवेज़ रशीद को उठा लें, या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से कारकुनों को उठा लें। जब भी कारकुन, जेन्युइन कारकुन जब भी पार्लियामेंट में पहुंचा है, उसने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। ज़मीर का सौदा वही लोग करते हैं जो अपनी वफादारियां तब्दील करते हैं,
जो अपनी कभी एक जमात में होते हैं, कभी दूसरी जमात में होते हैं, और फिर ऐसे ही लोगों को इस मौके पर आपको मुश्किलात पेश आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जहांगीर तरीन की वापसी तो मुझे इम्कान नहीं है जब तक, क्योंकि वो नाअहल हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, तो वो अगर उस पोजीशन पे तो नहीं आ सकते। लेकिन मेरा ख्याल है उनकी जो मदद मांगी गई है वो उसकी बुनियाद यही लगती है कि लोगों को काबू किया जाए। इस चीज़ का खदशा है कि लोग टूट रहे हैं, एक पैनिक नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उनके लोग जुड़े रहें। लेकिन जी इस मौलाना साहब, इलेक्शन वैसे के बाद तहरीक शुगर स्कैंडल इंसाफ, से पहले भी वो नाअहल तो शुगर स्कैंडल से पहले हो गए थे, लेकिन वो बड़े ज्यादा अहम थे, मजबूत थे पीटीआई में तब भी, और मीटिंग्स में भी बैठा करते थे। तो वो पोजीशन क्या वो बहाल कर पाएंगे अपनी? मेरा नहीं ख्याल, डिपेंड करता है। अगर जाहिर है उनका रोल नजर आया हफीज शेख साहब की कामयाबी के लिए, वो तो बेअहम मुमकिन है, लेकिन फौरी तौर पे तो मुझे उनकी वापसी उस तरीके तो नजर नहीं आती। लेकिन अहम सवाल मेरी नजर नजर में नहीं ये आती नहीं है, जी। अहम अहम सवाल यही है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान को खास तौर पे ये सोचना पड़ेगा कि जो इलेक्टेबल्स को वो लेकर आए थे या उनको अपनी पार्टी में जोड़ा, आज वही लोग, उसी तरह के लोग जो अपने ज़मीर को बारहा बेचते रहे हैं, उसी तरह के लोगों जी, की से उनको तो मुश्किलात फिर का सामना बिल्कुल करना ये पड़ रहा है। सवाल है कि फिर तब्दीली कहाँ गई। महमल, आप ये कहिएगा कि जहांगीर, अभी ये शुगर स्कैंडल मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, और फिर मदद तलब कर ली गई एक ऐसे उम्मीदवार के लिए जिसपे लगता ये है कि हुकूमत टिकी हुई है, तो इतनी ज्यादा हिमायत करने के बाद क्या ये कोई फेस होगा कि जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई मुमकिन तौर पर कार्रवाई हो सकेगी? देखिए, वैसे तो खैर ज़ोहैब बेनज़ीर के पास इस हवाले से एक ख़बर भी है, उनकी किसी से बात हुई थी, मैं चाहूँगी कि वो भी खैर उनसे भी आप इस बारे में पूछेगा। लेकिन जो जिन वजूहात की बिना पर जहांगीर तरीन साहब जो थे वो पार्टी से दूर हुए, उनमें एक बहुत बड़ी वजह आज़म खान साहब थे। तो वो वजूहात तो अभी भी उधर की उधर ही हैं। वो तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है पीटीआई के अंदर, मतलब खान साहब के वो वज़ीर आज़म साहब के बहुत करीब भी हैं। तो अगर तो अभी तक तो वही जो है वहाँ पर हैं। दूसरी चीज़ ये कि ज़रूर इस चीज़ में अमल ज़रूर शुरू हुआ होगा और बैक चैनल पे होता है। इनसे राब्ते जो हैं वो पार्टी के लोगों के भी हैं। आपने देखा कि पार्टी के लोग गए भी थे और ये कहा भी लीडरशिप को कि प्लीज़ इनको वापस लाएं, ख़ासतौर पे सेनेट के इलेक्शंस के लिए। लेकिन हतमी तौर पर कि क्या वो रिस्टोर हो जाएंगे और उसी पोजीशन में वापस आ जाएंगे, मेरे ख्याल में ये कहना ज़रा मुश्किल और कबल वक्त है। ये बात दुरुस्त है कि जहांगीर तरीन खान जो हैं वो सिर्फ एक सरमायादार नहीं, वो एक बड़े ज़ीरक सियासतदान भी हैं। जो जोड़ तोड़ की सियासत होती है, बाकी सब होता है, वो उसके अंदर उन्होंने पीटीआई को बड़ा फ़ायदा ही पहुंचाया है। जहाँ तक हफीज़ शेख साहब की बात है, हफीज़ शेख साहब से ज़रूर उनकी एक दोस्ती पुरानी भी है मेरे ख्याल में, क्योंकि हफीज़ शेख साहब को पीटीआई के तो नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो वो मुशर्रफ साहब के दौर में भी रहे, पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहे, उनकी एक अपनी पर्सनल दोस्ती भी है। तो उन्होंने ज़रूर कहा होगा, लेकिन उसी तरह से गिलानी साहब के साथ तो रिश्तेदारी भी है जहांगीर तरीन साहब की, तो गिलानी साहब भी ज़रूर इनसे कर रहे होंगे राब्ते, मतलब इस तरीके से तो राब्ते दोनों साइड्स ही कर रही होंगी, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब इम्पॉर्टेंट तो हैं। और एक और चीज़ ये कि जहाँ तक सुनने में आया था, एक खबर ये भी थी कि जहांगीर तरीन साहब ने तो एक्चुअली हफीज़ शेख साहब को कहा है कि आपको इस्लामाबाद से खड़ी करके पीटीआई ने आपके साथ सही नहीं किया, बेहतर होता अगर वो आपको सिंध से खड़ा कर देते, तो वहाँ से टिकट अगर दी जाती तो फिर आपका जीतना आसान था। इस्लामाबाद के अंदर ज़ाहिर बात है गिलानी साहब हैं आगे आपके, तो वो एक थोड़ा सा टफ टाइम दिया जा सकता है। बाकी ये कि अभी कबल अज़ वक्त है कि मैं कहूँ कि जगह बना पाएंगे कि नहीं, बहुत सारे यू टर्न्स होते हैं, तो इसमें भी हो सकता है, क्योंकि उनकी जगह तो है अभी भी पीटीआई के अंदर, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है लग नहीं रहा, फ़िलहाल के लिए मैं कह रही हूँ, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं लूँगी, क्योंकि ये कबल अज़ वक्त है कहना। जी जी। अच्छा बेनज़ीर, आप ये कहिएगा, जैसे महमल ने कहा आपके पास खबर भी है, और ये भी कि क्या सिर्फ पर्सनल ताल्लुकात पर उन्होंने मदद मांगी और जहांगीर तरीन तैयार हो गए? यकीनन पार्टी का इसमें किरदार होगा, पार्टी की लीडरशिप का किरदार होगा, वज़ीर आज़म का भी किरदार होगा, इमरान खान का, कि उन्होंने कहा होगा कि हाँ जी आप करें इसको। मेरी ज़ुहैब राजा रियाज साहब से बात हुई अभी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक की है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो पीटीआई के एमएनएज़ और एमपीएज़ पंजाब में, सिर्फ जनूबी पंजाब में नहीं बट सारे पंजाब में, उनसे राब्ते में है। और जब मैंने उनसे पूछा कि उनको किसने कहा है कि ये सेनेट इलेक्शन से पहले इनसे रब्ता करें, तो उन्होंने कहा जाहिर सी बात है पार्टी चेयरमैन ने कहा है, तो पार्टी चेयरमैन तो इमरान खान साहब हैं।
तो इससे तो यही लगता है कि जो राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब राब्ते में है और उनसे मदद मांगी है और पार्टी चेयरमैन ने मांगी है, कोई पर्सनल ताल्लुकात की वजह से नहीं मांगी, उनसे डायरेक्ट कहा गया है। ये तो राजा रियाज साहब ने मुझसे खुद बात की और उन्होंने मुझे ये बात बताई है। देखें, अगर ये बात सही है तो फिर आप बताएं ज़ुहैब, ये पार्टी लीडरशिप और पार्टी डिसिप्लिन के बारे में क्या कहती है कि जो पीटीआई के एमएनएज और एमपीएस हैं, अगर उनको जहांगीर तरीन साहब कहेंगे तो वो पार्टी लाइंस के मुताबिक वोट करेंगे, अगर उनको पार्टी चेयरमैन कहेंगे और वज़ीर आज़म कहेंगे तो वो नहीं करेंगे। तो ये किस किस्म का पार्टी का डिसिप्लिन है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि उनकी वापसी होगी या नहीं होगी, मेरे ख्याल से अभी मुश्किल है, इसलिए क्योंकि एक तो उन पे अभी नैब पे भी केस चल रहा है, यही शुगर स्कैंडल का, एफआईए में भी चल रहा है। तो जब तक वो वहाँ से अपना नाम क्लियर नहीं करते, क्योंकि उन पे अभी एक लेबल लगा हुआ है करप्शन का, तो जब तक वो लेबल नहीं हटता या उनके हक में फैसला नहीं आता, मेरे ख्याल से अभी वो पार्टी में नहीं आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो जहांगीर तरीन साहब के करीब है वो ये कहते हैं कि उनको पार्टी से आउट ही असद उमर साहब, शहजाद अकबर साहब और आज़म खान साहब ने किया है, ये उनका कहना है। तो जब तक वो है इमरान खान साहब और वज़ीर आज़म के करीब, मेरे ख्याल से अभी जहांगीर तरीन साहब अगर पार्टी में आ भी गए तो उनको उस किस्म की पोजीशन और उस किस्म का ओहदा और उस किस्म की अहमियत पार्टी में अभी नहीं मिलेगी जब तक ये तीन लोग पार्टी में हैं। हाँ, अगर आगे जाके इनसे कुछ ताल्लुकात ठीक नहीं रहते तो फिर मेरे ख्याल से जहांगीर तरीन साहब की वापसी हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से जहांगीर तरीन साहब की भी अभी एक वेट एंड सी पॉलिसी है। आपने देखा है जब से वो लंदन से वापस आए हैं वो ज़्यादातर चुप है, ना उनके कोई मीडिया में ऐसे कोई बयानात आए हैं, ना उन्होंने ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ना ही उन्होंने कोई और अभी पॉलिटिकल पार्टी जो है या सियासी जमात जो है वो इसमें शामिल हुए हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी भी अभी एक वेट एंड सी पॉलिसी है, वो भी देखना चाहते हैं, वो भी शायद इस चाहते हैं कि ये फैसला जो है ये कोर्ट से भी, अदालतों से भी आ जाए, नैब में भी उनका नाम अगर क्लियर हो जाए तो फिर शायद वो कोई ऑफिशियल उनकी वापसी हो सकती है। जी, तो नहीं का आप ऑप्शन ले रही हैं इस पर। बड़ी साहब आप कहिएगा, जहांगीर तरीन इसको एज ए अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं कि मौका है उनके पास पार्टी लीडरशिप के एक बार फिर करीब आने का, तो वो बड़ी शद्दुमत से ये काम करेंगे और करने को तैयार भी है, जैसे उन्होंने मदद की यकीन दहानी कराई है। जनाब स्पीकर, बहुत सारी बातें ज़हन में आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ का हाई मॉरल ग्राउंड, तो पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ का हाई मॉरल ग्राउंड पर खेलना और इखलाकी बरतरी और फलाही रियासत, मदीना की रियासत और बाकी सारी चीज़ें। दूसरी चीज़, गिलानी साहब से माजरत के गिलानी साहब की हार यकीनी होती जा रही है अगर जहांगीर तरीन साहब दूसरी तरफ चले गए। तीसरी बात कि मौका मिल गया मजबूरियां कैश करवाने का जहांगीर तरीन साहब को, और उनका जहाज़ फिर से उन्होंने जहाज़ में पेट्रोल डाला है और बत्तियां चेक की हैं, गेयर गुर लगाया है, वो सही चल रहा है। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर FIR दर्ज हुई थी, आपको याद होगा जब वो वापस आए थे। मगर मैं जहांगीर तरीन साहब की क्या रोना रोऊं, रज़ाक दाऊद का कुछ हुआ, शुगर कमीशन में उनका भी नाम था, असद उमर का कुछ हुआ, साईं बुजदार का कुछ हुआ, खुसरो बख्तियार का कुछ हुआ, हाशिम जवां बख्त का कुछ हुआ, बाकी शुगर मिलों वालों का कुछ हुआ, शुगर कमीशन की बाकी सिफारिशात का कुछ हुआ, आटा गंदम का कुछ हुआ, चीनी का कुछ हुआ, पेट्रोल का कुछ हुआ, अद्वियात का कुछ हुआ। अरबों के स्कैंडल में मुलव्वस हैं शुगर, जहांगीर तरीन साहब उनमें मुलव्वस हैं। शुगर और गलत फैसले करवाए जहांगीर तरीन साहब ने, ये भी बात सामने आई। जहांगीर तरीन का नाम या काम देखकर मुझे दुख हुआ, ये कहा इमरान खान साहब ने। और तानिया अदरस को भी निकाला गया इसी वजह से, उसकी एक वजह ये थी कि जहांगीर तरीन साहब से ताल्लुक़ था, वो लाए। आज़म खान, जुल्फ़ी बुखारी, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी सरवर, असद उमर एंड ग्रुप ने जहांगीर तरीन साहब को निकलवाया था, बोझ बन गए थे घर। और कई बातें ऐसी थी जो उन्होंने की, इमरान खान साहब तक पहुंच गई थी। पंजाब KPK में मुलाकात के में मुदाखलत से तंग थे, ज़राअत का सब कुछ उनके पास था। अब मुल्ज़म हुकूमत का मददगार है, मुल्ज़म हुकूमत का मददगार होगा। फवाद चौधरी साहब का बयान भी आपकी नज़र में होगा कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, जहांगीर तरीन साजिशें करते हैं पार्टी में, जिससे सियासी लोग कमज़ोर हुए हैं। हफीज़ शेख को लाने वाले जहांगीर तरीन हैं, हफीज़ शेख को
लाने वाले जहांगीर तरीन है, असद उमर को निकालने वाले भी जहांगीर तरीन थे, तभी हफीज शेख से पुरानी दोस्ती और ताल्लुक है। जहांगीर तरीन अब बदले में क्या करवाएंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। और शुगर माफिया में खुशियों की लहरें दौड़ गई हैं। डेढ़ दर्जन मेंबरान टूटने की उम्मीद अब खत्म हो गई है। गवर्नमेंट के, अच्छा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के राइट साइड पर आना, गवर्नमेंट के राइट साइड पे होना। जहांगीर तरीन से हफीज शेख ने राब्ता कर लिया, अब सारे महकमों में इनके काम ऑटोमेटिक होते जाएंगे कि गवर्नमेंट की राइट साइड पे आएंगे। उसने इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन से राब्ता किया या नहीं किया, हफीज शेख साहब के राब्ते से ही, और हफीज शेख साहब तो खुद खजाना किए हैं, बहुत सारे काम तो जहांगीर तरीन साहब के इनके जिम्मे होंगे। तो इसलिए वो जो तासर होता है, आपकी एक जिले में किसी डीपीओ से दोस्ती हो तो नीचे थानेदारों को फोन ना भी आए तो थानेदार वैसे ही काम करते जाते हैं कि साहब की डीपीओ से दोस्ती है। तो अब तो हफीज शेख साहब ने राब्ता किया है, हुकूमत साथ खड़ी है, तो जहांगीर तरीन साहब क्या मुलजम हो गए, क्या मुजरिम होंगे। और बाकी वो पीटीआई में मौजूद हैं, वो पीटीआई में मौजूद रहेंगे, वो पीटीआई में मौजूद थे, राब्ते पहले भी थे, राब्ते अब भी हैं और राब्ते आइंदा भी रहेंगे। अनाउंस हो ना हो ये अलहदा बात है, सामने आए ना आए ये अलहदा बात है, FIR होती रहें, मुकदमे बनते रहें ये अलहदा बात है। जहांगीर तरीन ज़रात उनको मिले ना मिले अलहदा बात है, कैबिनेट में वो जाए ना जाए अलहदा बात है, इमरान खान साहब से बनी गाला मिले ना मिले वो अलहदा बात है, मगर वो मौजूद हैं। और अब उनके मुखालिफ ग्रुप को भी पता चल गया है कि अब वो गेम में नहीं है, मगर इतनी जगह दे दो कि वो बैठ सके। हाँ का ऑप्शन जी हाँ का ऑप्शन आपने ले लिया। रसूल बख्श रईस साहब, आप कहिएगा कि अब ये जो भट्टी साहब भी बात कर रहे हैं कि शुगर माफिया की जो सफ़े हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है इस खबर से, तो आप कहिएगा अकाउंटेबिलिटी तो अब बहुत ही दूर की बात हो गई कि शुगर स्कैंडल में होगी या नहीं होगी। जहांगीर तरीन की पोजीशन मुस्तहकम होगी, मजीद वो रिटेन कर पाएंगे अपनी पोजीशन या नहीं? रसूल बख्श रईस साहब। मेरा ख्याल यही है कि जहांगीर तरीन साहब अहम रुकन है तहरीक इंसाफ की, और इक़्तिदार में आने से पहले से लेकर आज तक उन्होंने अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में सियासत जराबंदी की सियासत है, गिरोहबंदी होती है, यहाँ पे नजरियात नहीं शख्सियात हैं, और जो समाजी साख्त है हमारे मुआशरे की उसमें गद्दी नशीन हुक्मरान तबकात में से हैं, जिम्मेदार तबकात उस तबके का हिस्सा है। तो जो अरकान असम्बलियाँ हैं वो लोग कौन है? इनके अलावा तो कोई और नहीं, चाहे उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, मुस्लिम लीग नून से हो या तहरीक इंसाफ से हो, उनके समाजी और जाती राब्ते कभी टूटते नहीं। सियासी जमातें और सियासी क़यादत आपस में सियासी जंगें लड़ती रहे, लेकिन इनके दरमियान में फासले कभी ना पैदा हुए हैं ना होते हैं। रिश्तेदारियां हैं, दोस्तियां हैं, तो जाहिर है कि उसमें बाअसर लोग हैं। जहांगीर तरीन साहब जनूबी पंजाब में बड़ी इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं कि वहाँ पे ज़राअत में इनकलाब आया है, जो मैंने भी अपने आंखों से देखा है रहीम यार खां के इलाके में, कि ज़मीनें आबाद करवाई, ठेके पे ली और लोग वहाँ पे खुशहाल हुए। उनकी कदर वो लोग करते हैं उस इलाके में, तो उसका असर रसूख तहरीक इंसाफ क्यों नहीं इस्तेमाल करेगी? वो कभी तहरीक इंसाफ से निकले तो नहीं, ना वो निकाले गए हैं, ना उनके खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा है जिसके लिए उनको जमानत लेके बाहर फिरना पड़े। तो वो मेरा ख्याल है कि उसके असर रसूख को तहरीक इंसाफ इस्तेमाल करना चाहती है, और ये इस वक्त है कि जब हर तरफ से सियासी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, और अरकान, मैं ये नहीं कहता कि उनकी खरीद और फरोख्त जारी है, लेकिन असर उन पर डाला जा रहा है, और असर के ज़राए जाती भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं जिनके बारे में सवाल भी किया जा सकता है, सवाल नहीं भी किया जा सकता है। तो सब लोग उसी कोशिश में हैं कि सेनेट में तहरीक इंसाफ की अक्सरियत ना बन सके, उसके इत्तेहादियों की भी ना बन सके। तो उसके लिए जो कोशिशें हैं उनको ख़त्म करने के लिए इस वक्त जहांगीर तरीन साहब मैदान अमल में है, और वो तहरीक इंसाफ में मैं समझता हूँ मौसर किरदार अदा करेंगे।
रहे हैं और मैं मौसम किस साल से इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ। एक्शन ले रहे हैं। हमारी डिस्कशन इसी खबर पर हुई कि जहांगीर तरीन से राब्ते के लिए कहा गया, उन्होंने मदद की यकीन दहानी करा दी। अब इसमें जहांगीर तरीन के लिए अपॉर्चुनिटी है पार्टी में वही जगह बनाने की या नहीं, और इस पर आपने राय सुन ली। कौमी असम्बली इजलास की बात करेंगे, और जब भी कौमी असम्बली इजलास की बात होती है तो उसका अख्ताम ऐसे ही होता है। खबर ये बनती है कि कौमी असम्बली का आज भी हंगामा खेज इजलास हुआ, यानी ये खबर नहीं होती कि फ़ायदेमंद, सूदमंद, फ्रूटफुल, पुरमगज़ इजलास, नहीं होता। ये कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज भी हुआ और मुलतवी कर दिया गया। तो इस पर बात होगी, एक ब्रेक लेते हैं फिर आप। मैंने एक सुर्खी इंकलिंग तो दे दी थी। कौमी असम्बली का आज हंगामा खेज इजलास हुआ, जिसमें एक बार फिर सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक ओपन बैलेट के हवाले से बहस हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश न करके कवायद की खिलाफ वर्जी की गई है, जिस पर हुकूमती जमात के रहनुमा बाबर आवान ने कहा कि ये इजलास ऑपोजिशन की रिक्विजिशन पर बुलाया गया है। आज के इजलास में ऑर्डिनेंस पेश करना मुनासिब नहीं था। ऐवान में बात करते हुए बाबर आवान ने कहा कि जरूरी नहीं कि इजलास के पहले रोज ही ऑर्डिनेंस पेश करें। इस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने हिदायत की कि पीर को ऑर्डिनेंस पेश किया जाए। स्पीकर ने रूलिंग देते हुए कहा कि आइंदा के लिए सेशन के आगाज पर ऑर्डिनेंस पेश होने चाहिए। सेनेट इंतखाबात की आमिया जरूरत देखते हुए हुकूमत की जानिब से ऐवान में जो तौजीह पेश की गई है, क्या वो दुरुस्त है, यही आज का सवाल है। कौमी असम्बली का इजलास हुआ, शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि ऑर्डिनेंस ऐवान में लाना चाहिए था, लेकिन जो बाबर आवान ने कहा है कि रिक्विजिशन या ऑपोजिशन ने दी थी, तो आज इसलिए पेश नहीं किया गया। सबसे पहले रसूल बख्श रईस साहब से हमने लास्ट कमेंट किया, तो पहले उनसे शुरू करते हैं। कहिएगा, ये जो तौजीह पेश की जा रही है कि क्योंकि ऑपोजिशन ने रिक्विजिशन की थी इसलिए हम आज नहीं लेके आए, हालांकि बहुत ज़रूरी इंतहाई अहमियत का हामिल है कि ऑर्डिनेंस में बात तो हो असम्बली में, तो ये ठीक है तौजीह हुकूमत की? बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। पार्लिमानी जमहूरियत की रिवायात मुख्तलिफ हैं। जब ऑर्डिनेंस आता है तो उसका मतलब यह है कि आप एक हंगामी सूरत हाल में कानून बना रहे हैं जिसकी मुद्दत सिर्फ 3 माह है, लेकिन जो ही कौमी असम्बली का इजलास होगा ऐवान में पेश कर दिया जाएगा। आज उनको पेश करना चाहिए था। रिवायात और कवायद तो यही है। जो बाबर आवान साहब तवजीह दे रहे हैं वो नाकाबिल फहम है, दुरुस्त नहीं है। और हिज़्ब इख्तिलाफ का मौक़िफ़ मैं समझता हूँ दुरुस्त है कि इतना अहम मामला है जिसके ऊपर सारा मीडिया बहस कर रहा है, सारी सियासी गुफ्तगू इस मामले पे हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है ये मामला। तो इसको अगर ऑर्डिनेंस को इस तरह अगर आप उसके लिए तैयार नहीं थे कि कौमी असम्बली में ले आए, तो ये तो आपने बहुत पहले बना रखा है, कानून तो बन किया है। बहस के लिए और उसको अप्रूव कराने के लिए पार्लियामान में लाना फर्ज बनता है, रिवायात का हिस्सा है। ये गैर जमहूरी अमल है और मैं नहीं समझता कि जो तवजीह उन्होंने दी है कि पहले दिन नहीं तो फिर कब। और स्पीकर ने भी रूलिंग बेहतर दे दी है कि आइंदा जब कोई ऑर्डिनेंस हो पहले दिन आप उसमें पेश करें। मतलब ये तो नहीं है कि उस दिन आप उसके ऊपर बहस भी करेंगे और उसमें पास भी हो जाएगा या उसके ऊपर वोटिंग भी करा देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन पेश तो कर देना चाहिए था, ये उन्होंने गलत किया है और हिज़्ब इख्तिलाफ का मौक़िफ़ दुरुस्त है, हुकूमत का दुरुस्त नहीं है। बड़ी साहब आप कहिएगा, हिज़्ब इख्तिलाफ का मौक़िफ़ दुरुस्त है और यानी हंगामी बुनियादों पर ऑर्डिनेंस लाया गया, तो उसके बारे में पता तो हो अपोजिशन को कि क्या हालात व वाक़यात है जिनमें लाया गया है? जनाब स्पीकर, इस पुरमग़ज़ सवाल पर सवाल बनाने वाले को मेरी तरफ से सलाम पेश कीजिएगा, और जितनी उसने मेहनत की इतनी मेहनत कोई सपूत नहीं कर सकता पाकिस्तान का, उसको सलाम पेश कीजिएगा। आपने जनाब स्पीकर ये सवाल पुट किया इन 5 बंदों के सामने, इस पर भी सलाम मेरी तरफ से। जनाब स्पीकर, अब मैं इसका जवाब दूंगा, मैं अपने आप को भी सलाम पेश करता हूँ। बात यह है जनाब स्पीकर, शुक्रिया जनाब स्पीकर, बात यह है कि आर्डिनेंस पेश हो जाता तो क्या हो जाना था, आर्डिनेंस पेश नहीं हुआ तो क्या हो गया। अब उन्होंने कह दिया है कि आइंदा हर सेशन के आगाज पर हर आर्डिनेंस प्लेट में रख कर पेश किया जाएगा, और अब ये जो आर्डिनेंस है ये पीर को प्लेट में रख कर पेश किया जाएगा। उस दिन पीर को भी देख लीजिएगा क्या होना है, यही हंगामे होंगे और दंगे होंगे और हल्ला बोला जाएगा एक पहले तो वो प्लेट टूटेगी, पहले भी पेश किया जाएगा वो प्लेट टूटेगी। जनाब स्पीकर, बात असल में ये, हाँ
प्लेट टूट जाएगी जनाब स्पीकर। बात ये जनाब स्पीकर के वजीर आजम कह रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात की मंडी लगी हुई है। असल बात ये है मंडी लगी हुई है। मंडी किन की लगी हुई है? ये जो आर्डिनेंस कवायद पर जमहूरियत तड़प उठी, कवायद की खिलाफ वर्जी पर जमहूरियत तड़प उठी। जमहूरियत इधर क्यों नहीं तड़प रही कि वो वजीर आजम 50 से 70 करोड़ कह रहे हैं मंडी लगी हुई है, अरकान असम्बली की मंडी लगी हुई है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं अफसोस हो रहा है मुझे कि मिसाके जमहूरियत मौजूद है, उस पर अमल नहीं हो रहा, दोनों जमातें मौजूद हैं, उस पर अमल नहीं हो रहा। और अटार्नी जनरल कह रहे हैं कि नोटों के भरे बैग इस्लामाबाद में घूम रहे हैं और हुंडी के जरिए दुबई में पैसे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछ रही है कि सेनेट इलेक्शन खुफिया तो है, मगर कहां लिखा हुआ है कि चोरी ना रोको? वो कहां लिखा हुआ है कि वोट ट्रेसेबल ना हो? वोट क्या खुफिया होता है और कब्र तक खुफिया होता है? तो जनाब स्पीकर, जो लार्जर इश्यूज हैं उन पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इसी पार्लियामेंट ने इन सारी चीजों पर तवज्जो देनी थी। ये पार्लियामेंट किसी जोगी होती तो ये ऑर्डिनेंस ना आते। ये लोग किसी जोगे होते, आपस में बैठ जाते मिलकर, तो ये ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत ही ना पड़ती। ये किसी काबिल होते तो हमें ये रोने धोने की जरूरत ही ना पड़ती। तो जनाब स्पीकर, मंडियां लगी हुई हैं, डंकी ट्रेडिंग हो रही है, इनको इस पर शर्म नहीं आ रही। ये कवायद और जबाबत में घुसे हुए हैं कि पहले दिन पेश होना चाहिए था, घंटे के बाद पेश होना चाहिए था, 2 घंटे के बाद पेश होना चाहिए। और शर्म से डूब मरने का हम सारों के लिए मकाम है कि जो कुछ हो रहा है। और आप किन चीज़ों में पकड़े हुए? वो जब हलाकू ने बगदाद पर या पता नहीं चंगेज़ खान ने हमला किया था तो उस वक्त वहाँ हो रहे थे कि सुई के नक्के से ऊंट गुजर सकता है कि नहीं गुजर सकता। ये हमारे यहाँ ये मुनाजरे हो रहे हैं। मतलब कवायद कहाँ रह गए? आप ये कह रहे हैं अखलाकियात का जनाजा कवायद कहाँ रह गए? आप ये कह रहे हैं कि कवायद की बात की जा रही है या अखलाकियात का जनाजा निकल गया? बेनज़ीर, आप कहिएगा, ये जो एक्सक्यूज पेश किया जा या जो वजह पेश की जा रही है बाबर अवान की तरफ से, ये ठीक समझती हैं आप या गलत? और कौमी असम्बली की जो जिस तरीके से इजलास चलता है उस पर भी बात कीजिएगा थोड़ी। ज़ुहैब, मैंने जो बाबर अवान साहब को सुना है तो वो तो इस बात को मान रहे थे कि हाँ हमें ऑर्डिनेंस पेश करनी चाहिए थी, और ऐसी तो कोई बहस नहीं हुई उसके बाद, बल्कि 2-3 दफ़ा स्पीकर ने उनसे पूछा और दोनों दफ़ा वो माने कि हाँ ठीक है, शाहिद खाकान अब्बासी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। और ऑर्डिनेंस देखें, आर्टिकल 89 है आइन का, जिसके तहत ऑर्डिनेंस का जो वक्त होता है वो 120 दिन होता है। उसके बाद एक और एक्सटेंशन मिल सकती है, वो भी 120 दिन की होती है। उसके बाद तो आपने ऑर्डिनेंस हर हालत में ला के पार्लियामेंट में रखनी होती है। और ये जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं कि अगर ऑर्डिनेंस आ जाती तो क्या होता, देखिए ऑर्डिनेंस आ जाती तो उस पर बहस होती, ऑर्डिनेंस आ जाती तो उस पर वोटिंग होती और वो एक कानून बन जाता, जो एक प्रोसीजर है कानून साजी का इस मुल्क में। ऑर्डिनेंस तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर है, वो तो अगर आपकी नेशनल असेंबली या सेनेट सेशन में ना हो तो फिर आप ऑर्डिनेंस के जरिए काम करते हैं। वो भी अभी नेशनल असेंबली भी सेशन में है। जैसे आई थी तरमीम, जिस माहौल में आई और उस पर जो रिस्पांस आया उसके बाद ये उन्होंने कहा कि अब ऑर्डिनेंस ही एक ऑप्शन है। अच्छा देखिए, अब ज़ुहैब 2018 से पीटीआई ने जो ज्यादातर कानून साजी की, आपको पता है उसमें से कितनी ऑर्डिनेंस है? 55% उसमें से ऑर्डिनेंस थी। तो ये ऑर्डिनेंस ये वाली तो ओपन बैलेट वाली तो अभी आई है, आप तो 2018 से ही ज़्यादातर जो आपकी कानून साजी हो रही है वो ऑर्डिनेंस के जरिए हो रही है। तो सवाल तो हुकूमत से ये पूछना चाहिए कि नेशनल असेंबली भी सेशन में है। चले पिछले साल तो एक पेंडेमिक था, नेशनल असेंबली सेशन में नहीं थी 6 महीने के लिए, अभी तो सेशन पे है, अभी सेनेट भी है, तो फिर आप क्यों ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी कर रहे हैं? आप पार्लियामेंट में ला के बहस क्यों नहीं कर सकते? ये तो एक किस्म का एक अथॉरिटेरियन किस्म का माइंडसेट है ना, कि बस मैंने कह दिया तो वो बस उसको कानून बना दें, उस पर कोई बहस ना हो, वो पार्लियामेंट में ना जाए। लेकिन आपके आइन में तो बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आपको एक कानून को पार्लियामेंट में लाएंगे, उस पर बहस होगी, उस पर वोटिंग होगी, फिर वो सेनेट पे जाएगा, फिर वहाँ पे बहस होगी, फिर वहाँ पे वोटिंग होगी और फिर जाके वो कानून बनेगा। तो आप ये पूरा सिस्टम कैसे बाईपास कर सकते हैं? तो ये पूरे सिस्टम को बाईपास किया गया। और आप ये कह रही हैं कि बिल्कुल ये जमहूरियत के तरीके से ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस आ रहे। सबकी राय आपने सुन ली। मज़हर अब्बास साहब की राय रह गई है और महमल की राय अभी लेनी है इस मामले पर। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। बात यही हो रही थी कि आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ और बड़ा अहमियत का हामिल ये एक मामला है। ऑर्डिनेंस लाया, हुकूमत की तरफ से लाया गया है और उस पर बात करनी है, ऑपोजिशन को भी जानना है कि ऑर्डिनेंस क्यों ला रहे हैं, उस पर कोई कंसेंसस बिल्ड करना है। लेकिन आज वो पेश नहीं किया गया। साहब आप कहिएगा,
और फिर उसकी वजह भी बताई कि क्योंकि ऑपोजिशन ने इजलास बुलाया था तो हम नहीं, अगली दफ़ा आ जाएगा। बड़ी कैजुअल सी अप्रोच नज़र आई। देखिए, अहम सवाल ये नहीं है कि आज नहीं पेश हुआ, सवाल ये है कि क्यों नहीं पेश हुआ। और बाबर अवान साहब बहुत जो है वो ज़ीरक सियासतदान हैं। इसकी ये बावजूद नहीं पेश हुआ, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट, ये ऑर्डिनेंस में जो चीज़ें हैं वो कंडीशनल हैं सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस से, और गालिबन उनका शायद उनके जहन में ये हो कि पीर तक इस हवाले से कोई गाइडलाइन आ जाएगी, इसलिए पीर को हम पेश कर दें। ऐन मुमकिन है कि पीर को भी ना पेश करें, पीर को किसी वजह से कोरम की निशानदेही हो और इजलास ना हो। ये सारी चीज़ें बिल्कुल मुमकिन हैं, क्योंकि ऐसे ही बाय मिस्टेक नहीं हुआ है कि वो नहीं पेश हुआ है, क्योंकि स्पीकर ने भी दी, उन्होंने भी माना कि हाँ पेश होना था, तो फिर क्यों नहीं पेश हुआ। तो मुझे तो उसमें यही लगता है गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ज़ाहिर है दुरुस्त नहीं है, स्पीकर का मौक़िफ़ दुरुस्त है, और स्पीकर ने कहा कि आपको पेश करना था। लेकिन ऐसे ही कोई गलती नहीं हुई है कि बाबर अवान साहब ने गलती से नहीं पेश किया। ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई इस तरह की उनकी कोशिश होगी कि पीर तक का इंतज़ार कर लिया जाए। बाकी देखें, हम आजकल जो है वो बड़ी काफ़ी दिनों से ये जो अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली हैं, इनके ज़मीर की हिफाजत के लिए हिफाजती इंतज़ाम किए जा रहे हैं। कभी इलेक्शन कमीशन कोई ज़मीरी डिक्लेरेशन बना रहा है जिस पे सबको दस्तखत करने होंगे, आला अदलिया के सामने भी जो यही मुकदमा है, और ये ऑर्डिनेंस भी उसी का हिस्सा है। तो चूँकि ये हमारे ज़ाहिर कौमी और सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार हैं, ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है, लिहाजा हर तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। जहांगीर तरीन भी मुतहर्रिक हैं, बाकियों को भी मुतहर्रिक किया जा रहा है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन सब के ज़मीर की हिफाजत की जाए और ज़मीर के मुताबिक ये वोट दें। उमर साहब ये कह रहे हैं कि यानी कोई गलती से नहीं, कोई वजह इसके पीछे ज़रूर होगी कि क्यों नहीं लाएगी ऑर्डिनेंस, क्योंकि बहुत करीब आ गए सेनेट इलेक्शन, और ऑर्डिनेंस अगर इसी तरीके से डिले होता है तो फिर ऑपोजिशन को तो मौका ही नहीं मिलेगा। महमल, आप कहिएगा, यकीनन कोई वजह होगी कि ऑर्डिनेंस को नहीं ला रहे हैं, ताकि ना ऑर्डिनेंस आएगा पार्लियामेंट में, ना उस पर बहस हो पाएगी, ना कोई नुक्ते सामने आएंगे, नाफिज हो जाएगा बस। देखिए ज़ुहैब, पहली बात तो ये है कि अब्बासी साहब की बात में वज़न है, और वो ये कि जब भी पार्लियामेंट का इजलास हो तो उसमें ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो पेश किए जाते हैं, क्योंकि जैसे बेनज़ीर ने एक्सप्लेन किया कि ऑर्डिनेंसेस तो एक्चुअली जब सेशन में ना हो या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो तो तब जो है वो पेश किए जाते हैं। तो उन्होंने तो एक मुनासिब बात की कि पार्लियामेंट का सेशन है, बेशक वो, लेकिन जो बाबर अवान साहब ने जो उज़र पेश किया कि जी क्योंकि ये पार्लियामेंट का सेशन तो ऑपोजिशन की रिक्विजिशन पर किया गया है, तो इसलिए जो है वो नहीं पेश किया गया है। जो भी बात है, बात यह कि क्या उससे पार्लियामेंट के सेशन की हैसियत कम हो जाती है अगर ऑपोजिशन की रिक्विजिशन पे हो सेशन? पार्लियामेंट तो वही रहती है, जिस भी मर्जी वजह से सेशन हो रहा हो। तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने बात की अब्बासी साहब ने, वो तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एक कवायद और ज़वाबित, भट्टी साहब कह रहे थे कि कवायद और ज़वाबित का क्या है। बात ये है कि कवायद और ज़वाबित किसी वजह से ही बने जाते हैं ना। अगर है रूल्स के अंदर के पेश करने हैं जब सेशन में है तो फिर आपको कर देने चाहिए, वो किसी वजह से ये लॉज हैं। हम तो वैसे ही अक्सर कहते हैं कि जी लॉज हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो अगर रूल्स हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन तो की जा सकती है ना, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई रीज़न नहीं है हुकूमत के पास कि वो ना करें। तो ये भी एक चीज़ है। बाकी ये है कि जिस तरह बेनज़ीर ने भी बात की, ये हुकूमत जो है ये मोस्टली ऑर्डिनेंसेस पर ही चल रही है। मोहसिन नवाज राजा साहब हैं गालिबन, जो शायद कोर्ट में भी इसके खिलाफ गए हुए हैं कि हर बात पे ऑर्डिनेंस लाना, ये कौन सी जमहूरियत होती है। तो ये एक वैसे ही पार्लियामेंट के अंदर प्रॉपर एक इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। फिर एक और भी बात कही जाती है कि ये लोग आपस में बैठने को तैयार नहीं है, तो वो आपस में बैठने को कौन तैयार नहीं है? ये किस तरीके से, मैंने कल भी एक बात की थी कि बेशक अददी कमज़ोरी के बावजूद ये हुकूमत बहुत ताकतवर है, और वो इस वजह से किसी के साथ भी एंगेज करने को तैयार नहीं है। तो इसके अंदर वैसे भी पहला स्टेप हुकूमत को ही लेना चाहिए साथ बिठाने के अंदर। राब्ते जो हैं इनके सियासी लोग तो कहते भी हैं, हुकूमत के अपने लोग कहते हैं कि हमें सियासी रवाबत रखने चाहिए अपोजिशन के साथ, ताकि मिल बैठ कर हम लेजिस्लेशन भी करें, बाकी भी मामलात पे मुल्क को आगे चला सकें। तो मेरे ख्याल में अब्बासी साहब ने बिल्कुल सही बात की है, और हुकूमत की वो दुरुस्त नहीं है उनकी बात इसमें।
दुरुस्त नहीं है, नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं। बेनज़ीर, आप ये कहिएगा कि अगर ये ऑर्डिनेंस अब मंडे को आ जाता है या फिर किसी और दिन ले आते हैं, तो क्या माहौल ऐसा है, आप देख रही हैं कि इस पर सैर-हासिल गुफ्तगू होगी, बहस होगी और रीजनिंग होगी? क्योंकि हमने देखा है गुज़श्ता इजलासों में जब ये तरमीम आई और इससे पहले भी एजेंडे की कॉपीज़ फाड़ दी जाती हैं, स्पीकर डाइस के आगे एहतजाज होता है और फिर खुद ही कोरम की निशानदेही हुकूमत भी कर रही होती है कभी कभार। तो बड़ी स्ट्रेंज सी बात है ये। देखिए, माहौल तो हुकूमत को बनाना पड़ेगा ना, वो हुकूमत में है, पीटीआई को माहौल बनाना पड़ेगा। अगर वो संजीदा है, अगर वो सीरियस है ओपन बैलेट से इलेक्शन कराना या बाकी भी जो ऑर्डिनेंस लाए हैं उनको कानून बनाने में, जो एक तवील अरसे के लिए होता है, कानून 120 दिन के लिए तो नहीं होता। और हमारे वज़ीर आज़म अक्सर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं, तो फिर ये माहौल तो हुकूमत को बनाना पड़ेगा ना, उनको अपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ेगा। माहौल हुकूमत को बनाना पड़ेगा, ऑपोजिशन को चलना पड़ेगा। सबकी राय आपने देखी, सबने नहीं का ऑप्शन लिया कि हुकूमत की तरफ से जो कहा गया है कि ऑपोजिशन ने इजलास बुलाया उनकी रिक्वेजिशन पर, तो इसलिए पेश नहीं किया गया, आगे पेश कर दिया जाएगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। ज़ोहैब हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।